अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। लेक्चर मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो और न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने विजुअल सेंसेशन के अबाउट पढ़ा था और ऑडिटरी सेंसेशन के अबाउट पढ़ा था। आज उन्हीं से रिलेटेड हम विजुअल डिसऑर्डर्स और ईयर डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स लाइक वो टॉपिक अभी मज़ीद कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ। चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली विजुअल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपकी जो विजुअल सेंसेशन है उसका जू हिस्स आँख है। यही वजह है कि आँख के मुतासिर होने से हमारी बसारत जो है, हमारी देखने की सलाहियत है, वो मुतासिर होती है। वो अवामिल जो कि आपके देखने के अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं वो मंदरजा झैल हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक्स्ट्रा ब्राइट और डिम लाइट हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट हो सकती है, विजुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेसिकली। अब जो एक्स्ट्रा ब्राइट और डिम लाइट है, इट्स मीन के दुरुस्त बसारत के लिए रोशनी की मुनासिब मिकदार का होना लाजमी है। मुनासिब मिकदार की हद जो है वो 85 मिली माइक्रोन से लेकर 740 मिली माइक्रोन फी मिलीमीटर के दरमियान होती है और ये दोनों हदूद आँख के लिए रोशनी जो है वो आपकी ज़ेरी कह सकते हैं या जो एक्सटर्नल लिमिट्स होती हैं वो कहलाती हैं। रोशनी आपके देखने के लिए एक स्टिमुलस का काम करती है, यहाँ तक कि जो आपका देखने का अमल है रोशनी की मौजूदगी में ही पॉसिबल हो सकता है। रोशनी की इंटेंसिटी यानी शिद्दत उन हदूद से कम या ज़्यादा हो तो आप नहीं देख सकती, आपकी बसारत जो है वो वाक़या नहीं होती। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट आप ये कह सकते हैं कि रोशनियाँ जो हैं वो आपकी बसारत को धुंधला देती हैं। इसके अलावा रोशनी में अचानक तब्दीली पैदा हो, तग़य्युर पैदा हो तो भी बसारत अफेक्ट होती है, आपका देखने का अमल मुतासिर होता है। रोशनी का तग़य्युर तेज़ रोशनी या बहुत मध्यम रोशनी में फ़र्द को ज़्यादा अरसे तक रहना पड़े तो भी उसकी जो आई साइट है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाती है। अब थर्ड जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रहे हैं विजुअल डिसऑर्डर्स। यहाँ पर हमने बेसिकली मेन हमारा जो फोकस था वो विजुअल डिसऑर्डर के ऊपर ही हमने डिस्कस करना था। तो चले हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विजुअल डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, सुकेट है, कैटाट्रॉक्ट है, ग्लूकोमा है एंड एमेट्रोपिया है। हम इन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कलर डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस आ रहा है। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली होती क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में पहली बात ये कि रंग कोरी इसको कहा जाता है और ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ़र्द जो है वो रंगों को दुरुस्त तौर पर नहीं उसकी पहचान नहीं कर सकता। और इस बीमारी में दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। एक आपके पास होती है टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकंड होती है पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। अब टोटल कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन द cones on the retina are not fully formed. A person sees more gray and brown colors. A person sees more gray and brown colors. Like मीन्स के ये जो कंडीशंस होती है इस वक्त पैदा होती है जब रेटिनल कोड पर कोन्स बिल्कुल मौजूद नहीं होते। पिछले लेक्चर में अगर आपने आई सेंसेशन वाला देखा है तो उस पर मैंने वाज़े बताया है कि जो कोन्स है आपके रंगों के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर कोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं होते या वो एक्टिव नहीं होते, वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो कोन्स हैं वही रंगों की आप बसारत में आपकी मदद कर रहे होते हैं। इसलिए इनकी कमी या इनके डीएक्टिवेट होने की वजह से या कोई ख़राबी होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं या आप कली रंग कोरी भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में फ़र्द किसी किस्म का रंग पहचानने की सलाहियत नहीं रखता है। ऐसे अफराद रंगों की जो ब्राइटनेस कंडीशंस होती हैं या तबानी कंडीशंस होती हैं उनमें फ़र्क की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है फ़र्द को तमाम रंग जो इसमें होते हैं वो आपको ग्रे नज़र आ रहे होते हैं और ब्राउन कलर नज़र आ रहे होते हैं या ब्लैक नज़र आ रहे होते हैं।
ये आपकी होगी टोटल कलर ब्लाइंडनेस। अब आपकी जो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है उसको देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू सी सम ऑफ द प्राइमरी कलर्स एंड कैन नॉट सी अदर्स, इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। जब भी पर्सन बुनियादी रंगों में यानी प्राइमरी कलर्स में से कुछ की बसारत के काबिल हो, कुछ को पहचानने के काबिल हो और कुछ की वो पहचान ना कर सके, कुछ की बसारत ना कर सके, देख ना सके, तो वो सूरत हाल जो होती है वो आपकी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। अब जो हेल्महोल्ट्ज़ है उन्होंने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को प्राइमरी कलर कहा था और इसका कहना है कि इन्हीं प्राइमरी कलर्स के जो कोन्स हैं वो रेटिनल कोड पर पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? हेल्महोल्ट्ज़ ने कहा था। अब जो आपकी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है इस वक्त पैदा होती है जब तीनों में से किसी एक या दो रंगों के रिसेप्टर्स हैं वो दुरुस्त तौर पर काम ना करें। तो हो सकता है कि जो आपकी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है वो हो सकती है लाइक के पर्सन को नीला रंग नज़र ना आए या वो रेड और ग्रीन कलर की पहचान ना कर सके। तो जो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है इसमें पर्सन जिस प्राइमरी कलर को ना पहचान सकता हो उससे बनने वाले दीगर जो कलर्स हैं यानी सेकेंडरी कलर्स की भी वो शनाख्त नहीं कर सकता, उसको भी नहीं पहचान सकता। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कलर से मिलकर बने होते हैं। प्राइमरी कलर आपके हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं कलर से जब आप लाइक ब्लू और ग्रीन को आप मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनेगा, रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनेगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इन्हीं कलर को मिला के जो कलर आप बनाते हैं उसको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ का कहना था कि अगर पर्सन इन प्राइमरी कलर्स की भी पहचान नहीं कर पा रहा तो इट्स मीन कि वो इनसे बनने वाले सेकेंडरी कलर्स को भी ठीक तरीके से नहीं पहचान पाएगा। ये थी आपकी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होती है? पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ आर अनेबल टू सी इन लो लाइट आफ्टर डस्ट ड्यू टू द रोड्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जैसे कि अब यहाँ पर प्रॉपरली आपको नाम से नज़र आ रहा है, इसको शबकोरी भी कहा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला पर्सन शाम के बाद कम रोशनी में देखने से कासिर हो जाते हैं। उनको शाम के बाद कम रोशनी में देखना नहीं आता। इसकी वजह क्या हो सकती है कि पर्सन की आँख के रेटिनल कोड पर रोड्स का दुरुस्त काम ना करना है। रेटिनल कोड जो है आपकी इनर आई के अंदर पाया जाता है, ये आपको मैंने आई वाले सेक्शन में बताया हुआ है। तो क्या करते हैं कि जो रोड्स हैं वो दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर पाते। अब कोन्स जो होते हैं वो दिन की तेज़ रोशनी में अपना काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। यूं ही रोशनी कम होती है तो कोन्स जो हैं, कोन सेल्स, वो काम करना बंद कर देते हैं और जो रोड्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से जो रोड्स हैं जो मध्यम रोशनी में भी काम कर रहे होते हैं ख़राब होने की वजह से अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए फ़र्द की जो बसारत है वो मध्यम रोशनी में भी डीएक्टिवेट हो जाती है, वो ठीक से नहीं देख पाते। अक्सर आपने देखा है कि कुछ लोग जो है वो रात के वक्त नहीं देख पाते। इसकी वजह ये है कि उनके जो रोड्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। और रोड्स क्या करती है, वो रात की बसारत के अक्सर रिसेप्टर्स होते हैं और कॉन्स जो होते हैं वो दिन की बसारत के रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है मायोपिया। मायोपिया क्या है? इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल देन द इमेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग बिफोर द रेटिना, सच पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस बात से हम सब आगाह हैं, हम सबको पता है कि जो दुरुस्त आपकी आईसाइट है उसके लिए स्टिमुलस का जो अक्स है, इमेज है, वो रेटिनल कोड पर पड़ना ज़रूरी है। अगर आईबॉल की बनावट में ख़राबी हो जाए और उस ख़राबी के बाइस, उस ख़राबी की वजह से स्टिमुलस चीज़ों का इमेज रेटिनल कोड से पहले बनना शुरू हो जाए तो ऐसे पर्सन को दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। इसको आप मायोपिया कहते हैं, जिसमें पर्सन को दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। अगर आपको दूर से, आप स्टूडेंट हैं और आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपको दूर से वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा विदाउट ग्लासेस, इट्स मीन कि आपको मायोपिया है। इसलिए इस बीमारी का दूसरा नाम जो है वो शॉर्ट साइटेड भी है। इसको शॉर्ट साइटेड भी कहा जाता है, यानी नज़दीक से बेहतर देखने वाला।
आपको नज़दीक से बुक्स नज़र आ रही होंगी, आपको नज़दीक से वाइट बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन दूर से आपको नज़र नहीं आएगा। और क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है, ये मर्ज़ जो होता है, डिसऑर्डर, ये बचपन से शुरू होता है। और स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, अक्सर आपको बोर्ड ना नज़र आने की शिकायत करते हैं। वो आँख की किसी ख़राबी में मुब्तला होते हैं और इन्हें किताब वगैरह पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो उनके सामने रखी हुई होती है। मगर दूर की जो चीज़ें उनको वाज़ेह तौर पर ठीक तरीके से नहीं नज़र आ रही होती। और ऐसे पर्सन को जो माहिर अमराज हैं, वो एक ख़ास किस्म का नेगेटिव लेंस होता है, उस नेगेटिव लेंस की उनको ग्लासेस लगा देते हैं, और ताकि उनके देखने का अमल जो है वो आसान रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि इस ख़राबी में मुब्तला अफराद को कोई चश्मा या लेंस का इस्तेमाल हर वक्त करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे हर वक्त, तो आपकी आई साइट जो मज़ीद वीक होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इफ़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू फॉर्म अवे फ्रॉम द कर्टेन, देन द नियर विजन ऑफ सच पीपल बिकम्स इम्पेयर्ड। अगर चीज़ों का इमेज रेटिनल कॉर्ड से दूर बनना शुरू हो जाए, तो ऐसे अफराद को नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती, उनकी नज़दीक की आईसाइट ख़राब हो जाती है। इन्हें दूर की चीज़ें देखने में मुश्किल होती है, इन्हें दूर की चीज़ें साफ़ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इनको नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो ठीक से नज़र नहीं आ रही होती। इसलिए इस खराबी का दूसरा नाम जो होता है वो लॉन्ग साइटेड होता है, यानी दूर से बेहतर नज़र आने वाला। दूर से इनको ठीक से दिखाई देगा, लेकिन करीब से इनको ठीक से दिखाई नहीं देगा। इस खराबी का इलाज आप पॉजिटिव लेंस लगाकर करते हैं। पॉजिटिव लेंस को बेसिकली ताकत का लेंस भी कहा जाता है। और जो आपकी चीज़ें होती हैं, कोई भी अशिया, उनका जो पॉइंट होता है, उनका इमेज होता है, वो रेटिनल कॉर्ड पर बनने लगेगा इस तरह से। ऐसे पर्सन को भी चश्मे या लेंस का हर वक्त इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो ना करें तो उनकी आई साइट जो है वो मज़ीद ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन्हें दूर की चीज़ें जो हैं वो साफ़ दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें साफ़ दिखाई देती हैं, नज़दीक की जो इनकी आई साइट होती है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, यहाँ पर इसको कहा जाएगा पैरा नज़री। यहाँ पर नाम से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि ये ख़राबी आम तौर पर 40 साल से ज़ायद लोगों में पाई जाएगी। और ये अफराद जो होते हैं, इनको ऐसा क्यों होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पर्सन की आँख में अकोमोडेशन की मुताबिकत की सलाहियत वीक हो जाती है। ऐसे अफराद को दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें दूर की अशिया के लिए, चीज़ों के लिए अकोमोडेशन की सलाहियत कायम रहती है, जबकि इनमें करीब की चीज़ों को फोकस करने का अमल बहुत सुस्त हो जाता है। इसलिए ऐसे पर्सन को करीब से वाज़ेह दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अक्सर जो हैं पढ़ते वक़्त जो हैं बारीक बीनी के लिए ऐनक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर ये मर्ज़ जो ज़्यादातर है, ये आपको फ़ीमेल्स में देखने को मिलेगा जिनकी 40 प्लस एज है। तो ये आपने देखा है कि अक्सर ख़वातीन को सुई में धागा डालने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। कोई कढ़ाई सिलाई का काम हो रहा होता है, इन्हें ऐनक की ज़रूरत पड़ती है। और उम्र की ये हद जो है इनफरादी इख्तिलाफ़ात की बिना पर चंद बर्स कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसको आप प्रेसबायोपिया कहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस्टिग्मेटिज़म। अब एस्टिग्मेटिज़म क्या होता है कि इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट अपीयर डिस्टॉर्टेड, यानी कि सिंपली अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि आपको इसमें चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आँख में रोशनी की लहरें एक दायरे की शक्ल में 360 ज़ाविये दर्जे के ज़ाविये से दाखिल होती हैं और रेटिनल कॉर्ड में एक पॉइंट पर जाकर रुकती हैं, मरकूज़ होती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में इनका इमेज एक ही मुकाम पर बनता है। अगर समझने की खातिर इन लहरों को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तकसीम कर लें। हॉरिजॉन्टल आपका ये होता है, वर्टिकल आपका ये होता है।
अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तकसीम करें तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त जो बसारत है उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लहरों का जो इमेज है एक पॉइंट पर बनना चाहिए। ख़राबी की सूरत में इन लहरों का जो अक्स है वो एक नुक्ते पर नहीं बनता। एक किस्म की लहर का जो इमेज है वो रेटिनल कॉर्ड के ऊपर आगे या पीछे बनता है, जबकि दूसरी किस्म की लहर का जो इमेज है वो भी रेटिनल कॉर्ड के ऊपर आगे पीछे बनेगा। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है दोनों लहरें एक पॉइंट पर मरकूज़ नहीं होती। ऐसी कंडीशन में स्टिमुलस जो हैं वो अशिया वगैरह जो होती हैं वो कदरे आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होती हैं। और इस ख़राबी का इलाज कैसे करेंगे? इस ख़राबी का इलाज भी एक लेंस की मदद से किया जाता है, और वो लेंस इस तरह का होता है, वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। वो ऐसा होता है कि जिसके किसी ख़ास ज़ाविये पर पावर होती है, और ऐनक बनाते वक्त इस पावर को मुतलका ज़ाविये पर एडजस्ट किया जाता है ताकि जो मुतासरा लहर होती है उसका इमेज रेटिनल कॉर्ड पर बनने लगे। इसको आप कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। देन हमारे पास आ रहे हैं सिक्वेंट। अब सिक्वेंट हमारे पास क्या होगी? इसको हम कहते हैं भेंगापन। ये तो आप सबको पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन की आंखें इस तरह की हैं और वो बिल्कुल सामने देख रहा है, आपको लगेगा कि वो दाईं तरफ देख रहा है। अगर वो दाईं तरफ देख रहा है आपको लगेगा कि वो बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो इसको आप भींगापन कहेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि दूर नज़दीक दाएं बाएं या ऊपर नीचे देखते वक्त हमारी दोनों आंखें तो एक ही पॉइंट पर होती हैं। आँखों के एक ही पॉइंट पर होने का दारोमदार उन अज़लात के दुरुस्त काम करने पर है जो हमारी दोनों आँखों में मौजूद हैं। जब हम किसी स्टिमुलस पर नज़र जमाते हैं तो उस चीज़ के जो लोकेशन है जिसको मुहल्ले वक़ूअ कहा जाता है, उसकी निस्बत से हमारी आँखों के कुछ जो अज़लात होते हैं उनमें टेंशन पैदा हो जाता है, यानी तनाव पैदा हो जाता है। जबकि कुछ अज़लात जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो अज़लात में पैदा होने वाली यही चेंजेस जो होती हैं वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग और अगर वक़्त पर हों तो हमारी दोनों आँखें जो है ना एक आँखें सीधी रहती हैं, यानी दोनों आँखों की जो लोकेशन है वो मतवाज़न रहती है। अगर किसी बीमारी, कमज़ोरी या हादसे के बायस इन अज़लात की ये सलाहियत मुतासिर हो जाए तो हमारी एक आँख को मुतलका स्टिमुलस पर मरकूज़ होती हैं और दूसरी आँख की सिमत जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दूसरी आँख किसी और तरफ देख रही है। दोनों आँखों का एक पॉइंट पर मरकूज़ ना होना भींगापन कहलाएगा, सुकन कहलाएगा। और इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? बेसिकली इस खराबी को विटामिन ए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप इसको दूर कर सकते हैं। लाइक कॉड लिवर ऑयल है, आप फ़िश लिवर ऑयल है, यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेकर इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिकली एक और मेन बात कि सिक्वेंट जो होती है ये सूरत हाल इस वक्त भी पैदा होती है जब एक आंख की बसारत से दूसरी आंख की बसारत बहुत कमज़ोर होती है, और ऐसी कंडीशन में बेहतर आंख तो आपके अकॉर्डिंग स्टिमुलस पर तो मरकूज़ हो जाती है, जबकि जो कमज़ोर होती है वो इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। ये ऐसा भी होता है, यानी आपकी एक आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही है, दूसरी कमज़ोर है तो वो इधर उधर घूमना शुरू कर देगी। और ख़राबी की इस नौयत के मुताबिक ही इसका इलाज ऑपरेशन या चश्मा वगैरह लगा कर किया जाता है, या अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। देन हमारे पास आ रहा है कैटरैक्ट है। विद एज व्हेन द लेंस ऑफ द आई लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स कलर बिकम्स मिल्की, द प्रोसेस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस बिकम्स वीक ड्यू टू इट्स वाइटिश कलर, इट इज़ कॉल्ड द वाइट कैटरैक्ट। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आँख का लेंस अपनी शफाफ हैसियत खो बैठता है, यानी आपकी ओरिजिनल लेंस जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, जब आपकी वो शफाफियत खो बैठता है वो लेंस, तो उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, वाइट सा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये लेंस में से रोशनी के जो शुआएं हैं गुजरने का अमल कमज़ोर हो जाता है। लेंस की इस मिल्की होने की सलाहियत जो होती है सफ़ेदी माइल रंगत की वजह से इसे आप सफ़ेद मोतिया कहेंगे, इसको सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। और ये जो बीमारी होती है ये पैदाइशी भी हो सकती है और इसकी शरह बेसिकली बहुत कम होती है। इसके अलावा आंख पर लगने वाली चोट भी इस खराबी का बायस बन सकती है। इसका इलाज ऑपरेशन की मदद से किया जाता है और इस अमल में आंख से जो नेचुरल लेंस है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है और आपकी आई साइट जो वो पहले जैसी बहाल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ग्लाइकोमा। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में
आँख के आई बॉल में मौजूद एक विट्रस ह्यूमर, जैसा कि पीछे हमने आई वाले लेक्चर में पढ़ा है, विट्रस ह्यूमर होती है और वो आँख से खारिज होती रहती है, निकलती रहती है और इसकी जगह जो है न्यू रतूबत पैदा होती रहती है। रतूबत की खारिज होने का ये अमल जो होता है आँख में मौजूद छोटे छोटे मसामों की मदद से जारी रहता है। अगर किसी वजह से ये अमल जो है वो रुक जाए तो विट्रस ह्यूमर के ज़्यादा देर तक आँख में, ज़ाहिर सी बात है अगर एक अमल रुक रहा है तो वो जो विट्रस ह्यूमर आपकी जो आँख से खारिज होनी निकलनी है वो वहीं पर रुकी रहेगी। तो वहाँ रुके रहने की वजह से इसमें ज़हरीले मादे पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आँख को बहुत नुकसान होगा। वहाँ पर इस विट्रस ह्यूमर का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आपकी आँख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये बढ़ा हुआ जो दबाव है ये आँख के रेटिनल कोड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। रेटिनल कोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई, जिससे आपका मुतासरा पर्सन की जो बिनाई है, आई साइट है, वो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगी। और ऑपरेशन की मदद से आप इस विट्रस ह्यूमर को खारिज तो कर देंगे, खारिज होने का अमल बहाल तो कर लेंगे, मगर ज़ाया होने वाली जो आपकी आई साइट है उसको बहाल नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। और इस अमल को आप ग्लाउकोमा यानी कि काला मोतिया या स्याह मोतिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एमेट्रोपिया आ रहा है। एमेट्रोपिया किसको कहते हैं? बेसिकली एमेट्रोपिया को हम सिंपली लैंग्वेज में कहेंगे दुरुस्त बसारत। अगर स्टिमुलस से पैदा होने वाली रोशनी की लहरें, करेक्ट विजन इज़ कॉल्ड करेक्ट विजन इज़ कॉल्ड एमेट्रोपिया। अगर स्टिमुलस से पैदा होने वाली रोशनी की लहरें लेंस से गुजरकर रेटिनल कोड के ऊपर वाजिया हों, बिल्कुल ठीक इमेज बनाएं, तो ऐसे पर्सन की जो आई साइट है वो बिल्कुल ठीक होगी, दुरुस्त होगी। उन्हें दूर और नज़दीकी चीज़ें बगैर कोई चश्मा लगाए, ग्लासेस लगाए, लेंस लगाए साफ दिखाई देंगी। इसीलिए दुरुस्त बसारत के लिए आपने एमेट्रोपिया का वर्ड यूज़ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार एनटीएस के पेपर में भी उन्होंने पूछा था कि दुरुस्त बसारत को आप क्या कहते हैं? उसको एमेट्रोपिया कहते हैं। लाइक यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपको 8 नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बिल्कुल ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी कुछ इस तरीके से किया जाता है। अगर आपने आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में देखा और टेस्ट के दौरान जब आपके फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं तो उसमें इस तरह से कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करने के लिए और एमेट्रोपिया का टेस्ट करने के लिए। इसमें अगर आपको लिखा हुआ 8 नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर आपको रेड नज़र आ रहा है, यहाँ आपको येलो नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रीन नज़र आ रहा है एंड यहाँ पर्पल नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी आई साइट जो बिल्कुल ठीक काम कर रही है और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। यहाँ पर ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ओके ये ब्लू ही है, इट्स मीन कि आपकी कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है ऐसा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं हेयरिंग डिसऑर्डर्स है। हेयरिंग डिसऑर्डर्स यानी सुनने के अमल से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। डेफनेस है, टेनिटस है, नंबर 3 पे हाइपरेस्थेसिया है, नंबर 4 पे डैमेज है, नंबर 5 पे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफनेस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सन में पैदाइशी तौर पर जब भी समाई नुक्स मौजूद हो यानी सुनने के लिए ख़राबी पैदा हो तो उसे आप बहरापन कहेंगे। इसको पैदाइशी बहरापन कहा जाता है। ये बहरापन अक्सर औक़ात काबिल इलाज भी हो सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में ही इसको डायग्नोस कर लें तो इसके लिए ऑडिटरी एड लगा दिया जाता है और जिससे पर्सन मुख्तलिफ टाइप की जो आवाज़ें हैं वो सुनने के काबिल हो जाता है। सेकंड नंबर पे आ रहा है कानों का बजना। कानों में पाए जाने वाले इस नुक्स की वजह से पर्सन को हर वक्त शां शां सुनाई देती है। कानों में जैसे उसको लगता है कि कोई घंटियां बज रही होती हैं। वो अक्सर शिकायत करता है कि घंटियां बजने की आवाज़ें आ रही हैं, डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आ रही हैं बगैर किसी जो समाई स्टिमुलस होता है, सुनने का स्टिमुलस होता है, उनके नागवार आवाज़ें उनको मुसलसल सुनाई देती हैं, नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। और ये जो शिकायत करती हैं अमूमन बुढ़ापे में ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। इसको आप कानों का बजना कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ रहा है हाइपरेस्थेसिया। लाइक इस मर्ज़ में पर्सन के कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में हल्की या मध्यम सी आवाज़ से भी फ़र्द के कानों में मज़ीद दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उनके पेन होने लग जाती है। फोर्थ पे आ रहा है डैमेज है यानी चोट या नाकारगी वगैरह।
कान के किसी हिस्से पर चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कान का पर्दा अगर अफेक्ट हो जाए, जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है, तबल गोश कहा जाता है, या पर्दे से मुंसलिक कान की हड्डियाँ जो होती हैं जिनको ओसिकल्स कहा जाता है, वो हड्डियाँ कितनी थी? 3 थी। वो दुरुस्त तौर पर काम ना करें तो कान में दर्द रहता है और सुनने के अमल में मुश्किल भी पेश आती है। और इस डिसऑर्डर में सिर्फ मध्यम आवाज़ सुनाई नहीं देती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तेज़ आवाज़ जो है वो सुनने में भी उनको मुश्किल हो रही होती है। और किसी भी हादसे की सूरत में या चोट लगने की सूरत में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके जो ऑडिटरी सेंसेशन है वो अफेक्ट हो जाते हैं, और कान के करीब अचानक तेज़ आवाज़ पैदा होने से या मुसलसल तेज़ आवाज़ में रहने से भी स्माइल जो है वो आपकी मुतासर होती है। समटाइम्स आप कभी नोट करें कि कान में बहुत तेज़ ऊंची आवाज़ में चीख मारने से या बहुत तेज़ बोलने से आपके कान में बहुत देर तक शां शां होती रहती है और सम टाइम दर्द भी होने लग जाते हैं। तो ये जो अमल होता है ये कान के लिए नुकसानदेह होता है। 5 नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन आ रहा है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वहम, ऐसा वहम जो कि असल में मौजूद ही नहीं आता, ना मौजूद अशिया का इदराक हासिल करना, उसको हम हेलुसिनेशन कहेंगे। लाइक जो आपकी जो नफ्सियाती मरीज़ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अक्सर स्किज़ोफ्रीनिया में मुब्तला होते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया को हम बहुत आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो ये जो हेलुसिनेशन है बेसिकली ये स्किज़ोफ्रीनिया पेशेंट्स हैं उन्हीं की ही टाइप है। तो जो स्किज़ोफ्रीनिया के क्लाइंट्स हैं उनमें मुब्तला अफ़राद को अक्सर जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो सुनाई दे रही होती हैं, वो अक्सर उसका शिकार करती हैं। वो कहते हैं कि मुझे आवाज़ आ रही है कि कोई परी है, कोई जिन वगैरह वो मेरे साथ आकर बातें करते हैं, या सम टाइम उनको सुनाई देता है कि उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई है, उनके खिलाफ़ कोई चुगलियाँ कर रहा है, उनके खिलाफ़ कोई बातें कर रहा है, उसके ऊपर कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है। तो ये जो स्किज़ोफ्रीनिया के क्लाइंट्स हैं उनको इस तरह के वहमें जो हैं वो अक्सर आम सुनाई दे रहे होते हैं, और ऐसे अफराद को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसको आप ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, उस टॉपिक के ऊपर आपको अगेन गाइड किया जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें। एंड सेकंड चीज़ ये कि अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी टॉपिक आपने समझना हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो वो उसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।